मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथना स्कूल बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 का पाठ 3 से संधि विषय को व्याख्यात कर रहे हैं। संधि किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण में संधि का क्या महत्व है, आइए इसको जानने का प्रयास करें। सामान्य रूप में संधि का अर्थ मेल होता है। संधि माने मेल। व्याकरण में इसका अर्थ दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार होता है। विकार माने परिवर्तन को कहते हैं, यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे ही संधि कहा जाता है। नीचे बॉक्स में आप देखें, परिभाषा प्रस्तुत की गई है। दो निकटतम वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो निकटतम वर्णों, निकटतम का मतलब निकट के, पास जो वर्ण होते हैं उनके मेल से, मेल माने योग से, जोड़ से जो परिवर्तन, बदलाव होता है उसे संधि कहते हैं। ये तो संधि हो गई। अब दूसरी चीज़ है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब विच्छेदन होना, अर्थात अलग अलग करना। दोनों जो जिसका मेल हुआ है, अब उन्हीं मेल वाले शब्दों को, वर्णों को हम अलग अलग कर रहे हैं। तो संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए नीचे उदाहरण में, जैसे सदैव। सदैव शब्द ये संधि है, इसको विच्छेद किया गया सदा प्लस एव, सदैव। जैसे दूसरा है नायक, तो नायक में नय प्लस अक, अर्थात आपने देखा कि दो शब्दों के अलग अलग करने को हम संधि विच्छेद कहते हैं। अब आपने समझा संधि और विच्छेद। संधि किसे कहते हैं, विच्छेद किसे कहते हैं, दोनों ही चीज़ें आपने समझ ली हैं। इसके बाद आता है संधि के भेद। भेद कितने होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। आइए तीनों संधियों को एक एक करके समझते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसा कि आप जानते हैं, स्वर कह देने से ही आप समझ जाते होंगे कि जो स्वर संधि होगी उसमें स्वरों का मिश्रण होगा, अर्थात स्वरों से निर्मित संधि। व्यंजन संधि होगी, उसमें व्यंजन वर्णों का योग होगा, तो व्यंजनों से बनी हुई संधि। और विसर्ग का मतलब आप पढ़ चुके हैं पीछे पाठ में, समझ सकते हैं। विसर्ग अर्थात जिसमें विसर्ग का प्रयोग किया गया हो वो विसर्ग संधि। आइए इसको सविस्तार जानते हैं, परिभाषा सहित सीखने का प्रयास करते हैं कि स्वर संधि। स्वर का मतलब देखिए परिभाषा को, स्वर और स्वर के मेल से होने वाला परिवर्तन या विकार। स्वर और स्वर का मतलब दो स्वर आपस में, निकटतम जो दो स्वर जब आपस में मिलेंगे, परस्पर मिलेंगे, उनके मिलने से जो परिवर्तन होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, वह स्वर संधि कहलाएगा। उदाहरण में 2 उदाहरण इसमें दिए गए हैं, आप देखिए। देव प्लस आलय, ये संधि विच्छेदन है। इसके बाद संधि किया गया है देव प्लस आलय बराबर देवालय। इसमें देव में देखिए स्वर है आ, पहले देव में वा, देव का यानी वा का जो वर्ण है उसका, उसमें अंतिम वर्ण के उस पर स्वर विद्यमान है आ, छोटा आ। और आलय में आप तो स्वयं ही दिखाई दे रहा है, बड़ा आ है, तो अ और आ इसके मेल से हो गया बड़ा आ। तो ये दोनों ही स्वर हैं, छोटा आ और बड़ा आ हैं। तो ये किसका उदाहरण हुआ? स्वर संधि का उदाहरण हुआ, अर्थात स्वर और स्वर के मेल से बनने वाले शब्द। परस्पर देखिए, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, परोपकार। तो पर प्लस उपकार में देखिए पहला जो वर्ण, जो शब्द है पर,
उसमें पर के रा में आ जुड़ा हुआ है, स्वर है आ, और फिर उपकार में ऊ आपको दिखाई दे रहा है, छोटा ऊ, दोनों को मिला के आ और ऊ मिलके ओ हो गया, तो हो गया परोपकार। इस तरह से ये आपकी स्वर संधि का आपने परिभाषा और उदाहरण समझा। अब देखिए स्वर संधि के भी भेद होते हैं। स्वर संधि के जो भेद हैं वो कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। क्रमशः लिखा हुआ है का, दीर्घ संधि, ख, गुण संधि, ग, वृद्धि संधि, घ, यड़ संधि और व, अयादि संधि। इनको विस्तृत रूप से एक एक करके क्रमशः आप समझ लीजिएगा। पहले देखते हैं स्वर संधि के उदाहरण में जो संधि है वो पहली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ माने बड़ा, यानी अब इस संधि के अंतर्गत कहीं दो जो स्वर होंगे उनको मिलकर के अंत में उनकी दीर्घ, यानी जिसको आपने दीर्घ के अंतर्गत पढ़ा बड़ा, जिसके बोलने में अधिक समय लगता है, वो स्वर आएंगे। जैसे परिभाषा को देखिए, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व माने कोई भी, ह्रस्व माने छोटा, यानी कम समय में बोला जाने वाला स्वर, अथवा दीर्घ जिसका बोलने में अधिक समय लगे, ह्रस्व का 2 गुना समय, जो आप पीछे पढ़ के आए हैं, अ, इ, उ के बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व भी आ सकता है, दीर्घ भी आ सकता है, आ, ई, उ, इनमें से कोई भी आए तो दोनों के मेल से, यानी दोनों के मेल से जो परिवर्तन होगा, जो बदलाव आएगा, क्रमशः ये आ, ई और ऊ हो जाते हैं। आपको समझना चाहिए कि क्रमशः आ, ई, ऊ के बाद यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ में से कोई भी आए, आ, ई, ऊ आए, तो दोनों के मेल से जो परिवर्तन होगा वो आ, ई, ऊ हो जाएगा। देखिए पहला उदाहरण इसका देखिए, एक एक उदाहरण हम आपका सबका बता रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है प्रारंभ में अ प्लस आ मिलकर अ प्लस आ, दोनों को मिलाकर बड़ा आ हो गया है। चर प्लस अचर, तो चर में रा में आ है और अचर में भी आ है, दोनों को मिला के चराचर हो गया। यानी रा के बाद बड़ा आ की आपको जो डंडा दिखाई दे रहा है, मात्रा दिखाई दे रही है, चराचर, तो ये बड़ा आ बन गया। इस प्रकार से नीचे के उदाहरण दिए गए हैं सभी। दूसरा वाला उदाहरण देखिए, इसमें ई और ई मिलकर के छोटी ई है ना, यानी ह्रस्व दोनों मिलकर के दीर्घ हुई बड़ी ई। तो रवि प्लस इंद्र बराबर क्या हो गया? रवींद्र। क्या हो गया? रवींद्र, यानी बड़ी ई हो गई। इसी प्रकार से तीसरा वाला भी देखिए, हम पहला आपको पढ़ा रहे हैं, बाकी आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से उसका अभ्यास होगा। तीसरा वाला जो है उ प्लस ऊ, पहले आपने आ पढ़ा, फिर आ पढ़ा, फिर ई पढ़ी, फिर ई पढ़ ली, और फिर ऊ दीर्घ संधि के अंतर्गत जब हम पढ़ रहे हैं तो दोनों ह्रस्व हों या पहला ई हो, यानी दीर्घ हो या स्वर हो, या बाद में दीर्घ हो और पहले हो, अथवा दोनों ही दीर्घ हों, मिलकर के सबका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अगर पहले आ है, दोनों स्वर ह्रस्व हैं तब भी दीर्घ है, एक ह्रस्व है दूसरा दीर्घ है तब भी दीर्घ होगा। दूसरा वाला यदि दीर्घ है और पहला वाला दीर्घ है और दूसरा वाला अगर ह्रस्व है तब भी उसका आ ही हो जाएगा, और दोनों अगर दीर्घ हैं तब भी मिलाकर के दीर्घ ही होगा। इस प्रकार से हर स्वर में ई हो या ऊ हो या ए हो, ऐ हो, कोई भी हो, आगे उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं एक एक उदाहरण। तो आप देखिए ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गया है। सु प्लस उक्ति, सूक्ति। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने बताया। चाहे दोनों ह्रस्व हों तब भी दीर्घ होगा, और पहला एक ह्रस्व और एक दीर्घ हो तब भी दीर्घ ही होगा। फिर दीर्घ और एक दूसरा वाला ह्रस्व हो तब भी दीर्घ ही होगा, और यदि दोनों स्वर दीर्घ होते हैं तब भी उसका रूप बदल करके दीर्घ हो जाएगा। अब देखिए खा खंड है गुण संधि। गुण संधि को देखिए, जब आ
या आ के बाद ई उ अथवा रिर आए। आप खूब अच्छी तरह से परिभाषा समझिए। आ या आ, छोटा आ या बड़े आ के बाद छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ अथवा रिर ये आ जाए तो दोनों के मेल से उनके स्थान पर क्रमशः एक ओ अथवा अर हो जाएगा, है ना। तो जब ई और ई मिलेंगी तो ए हो जाएगा, ऊ और ऊ मिलेंगे, है ना, तो ओ हो जाएगा, और जब रिर आएगा तो अर हो जाएगा, रिर का अर हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में पहला वाला आ ई, आ और ई मिलके हो गया ए, सुर प्लस इंद्र, देखिए सुरेंद्र, है ना। इसी तरह से दूसरा वाला देखें, मैं आपको एक एक पढ़ा दे रहा हूँ। आ और ई मिलके ए हो गया राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र। अब पहला वाला ह्रस्व और दूसरा ई ये दीर्घ है, मिलके ए हो गया, तो ये हो गया नग प्लस इंद्र, नगेश, सॉरी नग प्लस ईश, यानी आ प्लस ई बराबर ए, मिलकर के नग प्लस ईश क्या हो गया, नगेश हुआ। और इसी प्रकार से आगे देखिएगा सेकंड वाले में आ प्लस उ, आ प्लस उ का ओ हो गया तो सूर्य प्लस उदय, क्या है, सूर्य प्लस उदय, तो हो जाएगा सूर्योदय, सूर्योदय, यानी अ और उ मिलकर के ऊ हो गया। इसी प्रकार से नीचे वाला देखिए थर्ड वाला आ प्लस रिर, आ और रिर मिलकर के अर हो गया, देव प्लस ऋषि, देव में आ और ऋषि में रिर, तो मिलाकर के देवर अर हो गया, देवर्षि, है ना, महर्षि। तो इस प्रकार के शब्द बनते हैं। तीसरा वाला देखिए गा खंड वृद्धि संधि, वृद्धि माने जिसमें वृद्धि होती है, बढ़ता है। जब आ या आ के बाद ए या आए आए तो दोनों के मेल से आए और ओ या औ आने पर दोनों के मेल से औ हो जाता है। इस प्रकार आई और औ हो जाना वृद्धि संधि कहलाता है। जब आपने देखा आ और आ के बाद ए या आए आए तो दोनों के मेल से क्या हो गया, आए बन गया, आए बड़ी ए, है ना, वृद्धि हो गई। और ओ और औ आने पर दोनों के मेल से आओ हो गया, तो इसमें भी वृद्धि हो गई, इसका आओ हो गया। तो इस तरह आ जाने से आई और औ हो जाना ही वृद्धि संधि कहलाता। आपको समझ में आ रहा होगा खूब अच्छी, जिसको हम वृद्धि का मतलब हम बोल रहे हैं वृद्धि संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि में, जैसे आई बड़ी ऐ और बड़ा औ, छोटे का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो ये हो गई वृद्धि संधि, इसमें वृद्धि हो रही है। देखिए नंबर 1 में इसके उदाहरण में अ ए मिलकर के देखिए आय हो गया 1 प्लस 1 बराबर 1 एक। ऐसे ही दूसरा देखिए आ प्लस आई मिला करके मत प्लस ऐक मतैक। तीसरा भी देख लीजिए आ प्लस ए मिला करके आय, सदा प्लस ए बराबर सदैव। फिर आ प्लस आई बराबर ऐ, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। आपको अब ये समझ में आ रहे होंगे कि आ और ओ और औ मिलाकर परम में आ है, और ओजस्वी में जो प्रारंभ में हमने बताया ओ आ रहा है, मिला करके जब हम बना रहे हैं संधि तो हो रही है परमौजस्वी, यानी औ हो गया माँ पर परमौ जस्सी, परमौजस्वी परम ओजस्वी, है ना। अ औ बराबर औ का यानी वन औषध, वन प्लस औषध बराबर वन औषध। इस तरह से आ प्लस ओ बराबर औ गंगा प्लस ओश गंगोद, ओद है गंगोद, और आ प्लस औ का मतलब महा प्लस औदार्य, महा प्लस औदार्य बराबर महोदार्य। तो आपने इस प्रकार से देखा कि आ ए आए ये दोनों जब आते हैं तो आई और ओ या औ आने पर दोनों के मेल से औ हो जाता है। इस प्रकार आई और औ हो जाता है, तो उसी को हम वृद्धि संधि कहते हैं।
घा खंड देखिए, यण संधि, यण। जब ह्रस्व या दीर्घ ई, उ या ऋ के बाद कोई असमान, असमान माने जिसमें असमानता हो, समानता न हो, ऐसा कोई स्वर आए जो समान न हो, तो उस स्थान पर उसके मेल से क्रमशः उनके स्थान पर य, व और र, ये हलंत वाले हैं, य है ना, अर्धाक्षर जिसको पढ़ा गया या स्वर रहित बोला गया, य व र, तो हलंत लगे हुए हैं, इसलिए इनका उच्चारण होना मुश्किल है, पर बोला जा रहा है। जैसे देखिए, ई प्लस अ मिलकर के यह हो गया अति। अति में देखिए छोटी ई है और अंत में आ है, तो अत्यंत हो गया। इसी प्रकार से आगे देखिएगा, दिया ई प्लस आ, या हो गया, तो ये हो गया अत्याचार। क्या हो गया? अत्याचार। ये तो आपका हो गया यह वाला। अब वाह वाला एक उदाहरण देखिए नंबर 2 में। उ प्लस आ मिलकर के वाह हो गया, जैसे सु प्लस अच्छ बराबर स्वच्छ, सु प्लस आगत बराबर स्वागत। तीसरा वाला देखिएगा जिसमें रा हो रहा है, रा, तो पितृ प्लस अनुमति, पितृ जो पितृ है, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। ऐसे ही नीचे दिया ऋ प्लस आ मिलाकर रा, मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। तो ये इस तरह से या और रा हो जाता है। अंतिम और 5वां देखिए स्वर संधि का उदाहरण, अयादि संधि। अयादि संधि सरल होती है, बहुत सरल है। जब ए, आई, ओ या औ के बाद इनसे अलग कोई अन्य स्वर आए तो ए के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए और ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव हो जाता है। आप इसको ध्यान रखें। आए से बनेगा आए, आए, अव और आव। 4 शब्दों को ध्यान रखिएगा कि ए, आई, ओ या औ के बाद इनसे अलग कोई अन्य स्वर आए तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा अव, आए, ए से आए, और आए जो होगा आए के स्थान पर हो जाएगा आए, यानी जो ह्रस्व होगा उसका आए और जो दीर्घ होगा उसका ऐसे आय बन जाएगा, दीर्घ, है ना। और ओ के स्थान पर अगर ओ है तो उसके स्थान पर अव हो जाएगा, और जो आव है औ के स्थान पर आव हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है? आए, इतना ध्यान रखें, आए, आए, औ और आव। इस प्रकार आई प्लस आदि बराबर अयादि संधि हो जाती है। तो आप देखिए इसका उदाहरण, ए प्लस आ मिलकर के आय हो गया, ने में ना में ए है, ए की मात्रा लगी हुई है, और फिर अन आ है तो नयन, देखा आपने, तो यन यानी आय हो गया, नय, अय, है ना। इसी तरह से आई और आ मिलाकर के आय हो गया, नए प्लस अक बराबर नायक, आय, है ना, आय हो गया। इसी तरह से ए प्लस ई बराबर आई हो गया, तो गाय का, गाय का। आगे आइए, ओ प्लस आ औ बराबर भू प्लस अन भवन, औ प्लस आ बराबर आ पौ प्लस अक पावन। इस तरह से आपने इनको समझ लिया है। 5 प्रकार के सभी आपने स्वर संधि के उदाहरणों के भेद समझ लिए, उदाहरण और उनके भेद। अब अभ्यास में आप देखिए, पहला दूसरा प्रश्न हम नीचे आपको लिखित रूप में देंगे। इसमें चौथा प्रश्न आपके जो दिखाई दे रहा है, संधि कीजिए। तो ये संधि में कुछ का से लेकर के यहाँ तक के शब्द दिए गए हैं, विच्छेदन, और उनको संधि बनाना है। पर प्लस अधीन, पराधीन, धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ, रमा प्लस ईश, रमेश, सर्व प्लस उत्तम, सर्वोत्तम, तथा प्लस एव तथैव, धन प्लस ऐश्वर्य, धनैश्वर्य, महा प्लस औषधिक,
महौषधि, इति प्लस आदि, इत्यादि, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, परि प्लस आवरण, पर्यावरण। पांचवा प्रश्न देखें, संधि विच्छेद करना है। अभी आपने संधियाँ की थी, अब संधि दी गई हैं, उनको आपको विच्छेदन करना है। तो रामावतार, राम प्लस अवतार, रेखांकित, रेखा प्लस अंकित, परीक्षा, पर प्लस इच्छा, परीक्षा, शचीन्द्र, शच प्लस इंद्र, सुरेश, सुर प्लस ईश, सुरेश, वार्षिकोत्सव, वार्षिक प्लस उत्सव, महर्षि, महा है ना, ब्रह्मर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि, धनेशड़ा, धन प्लस एषड़ा, धनेशड़ा। इसी प्रकार से छठा प्रश्न भी आप देख लीजिएगा। संधि किए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनकर लिखिए। ऊपर प्लस उक्त, चार विकल्प हैं, इसमें से तीसरा वाला गा विकल्प सही है, उपर्युक्त। पर प्लस अधीन का चौथा घा सही है, पराधीन। और वर्षा प्लस ऋतु का तीसरा गा खंड सही है, वर्षर्तु। पो प्लस अन का प्रथम ही सही है, का खंड, पावन। और पांचवें का मात्र प्लस उपदेश का तीसरा गा खंड सही है, मातृपदेश। छठे का प्रति प्लस एक यानी खा खंड दूसरा सही है, प्रत्येक। और सातवें का सु प्लस उक्ति, क प्लस है ना, का वाला खंड पहला सही है, सूक्ति। और आठवें का अंतिम वाला जो है अति प्लस अधिक का दूसरा खा खंड सही है, अत्यधिक। तो ये आपने करे। अब इसकी दूसरी संधि देखिएगा, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा देखिए, व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन संधि का तात्पर्य ये है कि व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण अवश्य आएगा ही, होगा ही। तो जैसे सत प्लस आचार, सत प्लस आचार में देख रहे हैं आप, सत हलंत है तो आ उसमें नहीं है, त है ना, और दूसरा वाला आ है, इसलिए वो सदाचार हो गया। एक स्वर व्यंजन का है तो दूसरा स्वर है ना, एक व्यंजन है दूसरा स्वर है, तो ये हो गया सदाचार। इसी प्रकार से का खंड में देखें, व्यंजन और स्वर का मेल कैसे होता है, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। ता हलंत आपको दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में आगे, प्लस ई, द तो ता और ई मिलकर के क्या हो गया, दी। इस तरह का शब्द हो गया जगदीश। खा खंड में देखें, व्यंजन और व्यंजन का मेल। अब पहले स्वर भी था और व्यंजन भी था, अब दोनों वर्ण जो होंगे वो व्यंजन होंगे। जैसे जगत प्लस नाथ, जगत में आप देख रहे हैं ता हलंत है और ना आ रहा है, तो ये जगन्नाथ बन गया, ता प्लस ना मिलकर के न, इस तरह से बना। सत प्लस मार्ग, सत प्लस मार्ग, तो प्लस म बराबर म, सन्मार्ग। इस तरह से ये आपके सारे व्यंजन संधि के उदाहरण होंगे। और तीसरा जो इसका भेद है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि बहुत सरल है बच्चों, विसर्ग संधि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, विसर्ग संधि की परिभाषा के अंतर्गत विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर, चाहे स्वर हो अथवा व्यंजन हो, जब उससे मेल होता है उसके बाद जो उसमें परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आगे उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। दू प्लस उपयोग, आपने देखा दा पे ऊ की मात्रा और उसमें दो बिंदु ऊपर नीचे लगी हुई हैं, दू लिखा है, दू, तो जिसमें हा का उच्चारण दू, इस तरह से उपयोग, दुपयोग बराबर दुरुपयोग। तो पहला विसर्ग है ना, व्यंजन के बाद में, और उस पर ऊ की मात्रा लगी हुई है, परंतु हम इसमें विसर्ग देख रहे हैं, और दूसरा उपयोग में ऊ ये स्वर है, तो हो गया विसर्ग संधि का उदाहरण दुरुपयोग। ऐसी नि प्लस धन, निर्धन, निर्धन में पहले विसर्ग है फिर व्यंजन है, धन का धा, तो ये विसर्ग संधि का। इस तरह से नीचे, ऊपर से लेके नीचे तक आप किसी को भी देखेंगे, प्रत्येक पहले वर्ण में, प्रत्येक जो शब्द पहला है उसका अंतिम जो वर्ण है उसके अंत में
विसर्ग लगी हुई है, मनः, है ना, सरः, तपः, फिर मनः, नी, नमः, मह, दू, नी, तो इसमें सब में विसर्ग लगी हुई है। आगे सारे व्यंजन वर्ण हैं, व्यंजन के अतिरिक्त जैसे निराशा में है तो ये स्वर है। इस तरह से क्या होगा, इसको हम बोलेंगे तो विसर्ग और प्लस स्वर आ, है ना, विसर्ग और आ मिलाकर निराशा हो गया। और मनः बल बोलेंगे तो मनः में विसर्ग और बा जो है वो व्यंजन है, तो ये मनोबल हो गया। इस तरह से आपको बच्चों समझ में आया होगा। आगे लिखा क्या, अगली कक्षाओं में हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसमें केवल आपने संधि की परिभाषा, संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसको कहते हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं, और स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उनके बारे में सविस्तार पढ़ा। तो इसके बाद आशा की जाती है कि आपको ये पाठ भली भांति समझ में आया होगा। इससे बने हुए जो प्रश्न हमने छोड़े थे वो आपको आगे करवाए जा रहे हैं, आप उनको देखिए। अभ्यास कार्य में प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी व्याकरण में संधि का अर्थ क्या है। जो आपका पहला प्रश्न था हमने छुड़वाए थे, तो वो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए जा रहे हैं, उदाहरण के साथ लिखिए। इसमें हिंदी व्याकरण में संधि का सामान्य रूप में अर्थ मेल होता है। जो इसका अर्थ है उसको हम मेल माने मिला, मिलना, मेल कहते हैं। तो व्याकरण में इसका अर्थ 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, है ना, परिवर्तन होता है। जैसे देखिए उमा प्लस ईश उदाहरण है उमेश, और छात्र प्लस आवास है छात्रावास। दूसरा प्रश्न है, संधि के कितने प्रकार हैं, उनके नाम लिखिए। संधि के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इन तीनों संधियों को आपने सविस्तार पढ़ लिया है। तीसरा प्रश्न है, स्वर संधि के प्रत्येक भेद से बने 2-2 शब्द लिखिए। उसमें 4-4 लिखवाए गए हैं, हमने आपको 2-2 के माध्यम से समझाया है। उदाहरण बहुत हैं, आप अपनी पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। हमने दीर्घ संधि के 2 उदाहरण, गुण संधि के प्रत्येक के हमने 2-2 उदाहरण इसमें अंकित किए हैं। पहला है चर, दीर्घ संधि का चर प्लस अचर, तो चराचर ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। रवि प्लस इंद्र, रवींद्र। दूसरा है गुण संधि, गुण संधि में देखिए सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। और गा है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि 1 प्लस 1 बराबर 1 सदा प्लस एव बराबर सदैव। यण संधि में अति प्लस अंत अत्यंत, और प्रति प्लस 1 प्रत्येक। अयादि संधि के अंतर्गत ने प्लस अन नयन, नय प्लस अन नायक। तो ये आपके लिखित प्रश्न हो गए और उनके उत्तर हो गए। अब गृह कार्य के लिए आपको 3 प्रश्न दिए जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका है, संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जो आपने परिभाषा लिखी है, पढ़ी है, उस परिभाषा को लिखेंगे, उसके साथ कोई से भी उसके उदाहरण आप लिख सकते हैं। व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपने विसर्ग संधि पढ़ी और व्यंजन संधि की परिभाषा पढ़ी, दोनों परिभाषाओं को आप लिख देंगे, उनका एक एक उदाहरण लिख देंगे तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, विसर्ग संधि के कोई 4 उदाहरण लिखिए। अंत में 4 क्या अनेक उदाहरण उसमें दिए गए हैं, आप कोई से भी 4 उदाहरण उसको देख करके समझ करके लिख दीजिएगा। तो आपका इस प्रकार से ये कार्य पूरा हो जाएगा। आप इसको, बहुत छोटा सा पाठ है, बहुत सरल है, ध्यान से पढ़ेंगे, इसकी वीडियो देखेंगे, PDF देखेंगे और केवल सुनते रहेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने पाठ पूर्ण रूप से आशा है समझ लिया होगा।
और जितना आप इसका अभ्यास करेंगे, मैं हर बार में कहता हूँ, किसी भी पाठ को समझाने से, जब समझाया जाता है समझ में नहीं, आप स्वतः जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, स्वाभ्यास नहीं करेंगे, तब तक वो आपको ठीक तरह से समझ में भी नहीं आएगा और कंठस्थ भी नहीं होगा। तो उसको, जिसको हम कहते हैं पुनरावृत्ति अर्थात रिवीजन, जब तक आप उसको दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कृपया निवेदन है आपसे, ये उम्मीद की जाती है कि आप अपने प्रत्येक पाठ को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। धन्यवाद।